हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नेबल फ्रेंड। तो दोस्तों, आज मैं जो यूपीएलटी ग्रेड का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सेल वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और किस तरीके से आपको जो शॉर्ट में 125 वर्ड में जो आंसर लिखना है, तो उसकी किस तरीके से लिखना है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस अपनी तरफ से करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, माइटोसिस के चरण और इसका महत्व समझाइए। तो इसको 125 वर्ड में मतलब शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एक मूल कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यह शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊतकों के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है। माइटोसिस 4 प्रमुख चरणों में विभाजित होती है। सबसे पहले प्रोफेज में, आप चाहें तो इसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे प्रोफेज वाला है ना। तो सबसे पहले प्रोफेज में क्रोमोसोम संघनित होते हैं और स्पंडल तंतु बनते हैं। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में प्रत्येक क्रोमेटिड अलग होकर कोशिका के विपरीत पोल्स की ओर खींचते हैं। अंत में टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनर्निर्माण होता है और साइटोकाइनेसिस से दो समान कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस आनुवंशिक स्थिरता बनाए रखता है और सभी सेल्स में एक समान डीएनए वितरण सुनिश्चित करता है। तो ये आपका 125 वर्ड में मैंने ये आंसर करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। दूसरा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, कोश का झिल्ली की संरचना तथा कार्य समझाइए। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कोश का झिल्ली सभी जीवित कोशिकाओं की बाहरी परत होती है जो उन्हें संरक्षा प्रदान करती है। इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, है ना, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक गतिशील आवरण बनाते हैं। फास्फोलिपिड की हाइड्रोफिलिक सिरा बाहरी और आंतरिक तरल से जुड़ी रहती है, जबकि हाइड्रोफोबिक मूछें अतिरिक्त परत बनाती हैं। प्रोटीन झिल्ली में चैनल तथा वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता प्रदान करती है, जिसके द्वारा आवश्यक अणु जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्रवेश करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। झिल्ली कोशिका को आकार, समर्थन और प्रवेश से रक्षा प्रदान करती है और संचार तथा संकेत हस्तांतरण की भूमिका भी निभाती है। तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर का मतलब जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आने की इसकी संभावना है, राइबोसोम, जो कि एक सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको आप देख लिए, राइबोसोम की संरचना तथा कार्य लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, राइबोसोम कोशिका के भीतर पाए जाने वाले छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य कारक हैं। इनका निर्माण प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए से होता है। राइबोसोम स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़े हो सकते हैं। राइबोसोम दो कणों से मिलकर बनते हैं, एक बड़ा उपकण और एक छोटा उपकण, जो वार्तालाप के समय मिलकर एमआरएनए को पढ़ते हैं। एमआरएनए के कोडन के अनुसार अणु जो होता है वो अन्य जो अमीनो अम्ल को लाते हैं और पेप्टाइड बंध बनाते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया हमारी प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के वाहक होता है राइबोसोम, ये तो सबको पता ही है, सबको निर्माण में सहायता करता है। तो राइबोसोम 70S और 80S के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो 70 वाला है, जो प्रोकैरियोटिक जो होती है ना, उनमें पाया जाता है सेल में, और जो 80S होता है वो यूकेरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जीवन की अधिकांश क्रियाओं के लिए आवश्यक, इसलिए राइबोसोम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अगला इम्पोर्टेंट जो सेल का, अगर वो सेल का जब शुरुआती स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो उसका मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस सेल का, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस के भाग और उनके कार्य लिखिए। तो न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो आनुवंशिक जानकारी और अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो उसके अंदर घटक
के घटकों को सुरक्षा देती है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियस स्थित होता है जो राइबोसोम निर्माण में सहायता करता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है जो डीएनए और प्रोटीन का जटिल रूप होता है और कोश का विभाजन के समय क्रोमोसोम में संघनित हो जाता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी। न्यूक्लियर पोष मेम्ब्रेन को पार कर अणुओं के प्रवेश और निर्गमन की अनुमति देते हैं। न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए आनुवंशिक निर्देशों को नियंत्रित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन तथा आनुवंशिकता बनाए रखने के कार्य संपन्न होते हैं। यह कोशिका की सभी जीवन प्रक्रियाओं को निर्देश देता है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या थोड़ा सा आप इसमें अपने अनुसार चेंजिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इसमें है क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य समझाइए। क्लोरोप्लास्ट तो आप सभी जानते हैं ये एनिमल में नहीं होता है, ये प्लांट में होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों और कुछ शैवाल कोशिकाओं में पाया जाने वाला ऑर्गेनल है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उसकी स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन होती है ना। भीतरी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें थाइलोटाइड्स परतों में होते हैं जिन्हें ग्रेने कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल द्वारा होता है जो जल और CO2 के संयोजन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जीवन के ऊर्जा चक्र का प्राथमिक स्रोत है। तो क्लोरोप्लास्ट में अपनी डीएनए और राइबोसोम होने के कारण यह अर्धस्वायत्त है। पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के अलावा क्लोरोप्लास्ट वायुमंडल में ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करता है, जिससे पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो पता ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, पौधों में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।